हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलएलबी 6 सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए टैक्सेशन लॉ के समस्त ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। सुनिएगा और याद करिएगा। कराधान विधियां, इसके समस्त क्वेश्चंस। इसमें पहला प्रश्न है, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? पहला प्रश्न है, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? इसका पहला ए नंबर ऑप्शन सही है। 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की किस धारा में माल की परिभाषा दी गई है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की किस धारा में माल, यानी जिसको गुड्स कहते हैं, हम सामान कहते हैं, उसकी परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो इसका आंसर नंबर सी सही है, धारा 250। धारा 250 में माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की 17 में माल की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, भारत का संविधान इसका जो अनुच्छेद 273 है, जूट एवं जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले में अनुदानों के साथ क्या व्यवहार करता है? तो इसका नंबर ए सही है कि ये शुद्ध अभिकथन है। भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 273 है, ये जूट एवं जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क के बदले में जो अनुदान है उनका व्यवहार करता है। ये बिल्कुल कथन शुद्ध है, शुद्ध अभिकथन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति जिसके द्वारा कर संदेह है वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका उत्तर ए सही है, निर्धारक कहा जाता है। एक व्यक्ति जिसके द्वारा कर संदेह है वो निर्धारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संपदा कर अधिनियम 1957 में प्रावधानित परिभाषा के निबंधनों में निर्धारित एक व्यक्ति है। इसके ऑप्शन इस प्रकार है, जिसके द्वारा संपदा का संदेह है। नेक्स्ट नंबर बी, जिसके संबंध में उसके द्वारा संदेह संपदा का निर्धारण करते हुए कोई कार्यवाही की गई। नेक्स्ट नंबर सी, जिसको वापसी की कोई धनराशि देय है। तो इसके सभी कथन सत्य हैं, तो उपरोक्त सभी डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6, एक दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति से एक निर्धारित द्वारा धारित एक पूंजीगत परिसंपत्ति, इसका क्या तात्पर्य है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी सही है। इसके अंतरण की ठीक पूर्ववर्ती 36 माह से अधिक अवधि के लिए यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पूंजीगत लाभ के रूप में कर दायित्व को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का समाधान आवश्यक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, वहां निर्धारित द्वारा धारित एक पूंजीगत परिसंपत्ति अवश्य होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन इस प्रकार है, ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति अंतरित की गई अवश्य होनी चाहिए। नंबर सी, अंतरण लाभ एवं अर्जन में परिणामित अवश्य होने चाहिए। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, पूंजीगत लाभ की संगणना की रीति आय कर अधिनियम 1961 की धारा 48 में दी गई है। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है कि यह शुद्ध अभिकथन है, नंबर बी शुद्ध अभिकथन है, और नंबर सी आंशिक रूप से शुद्ध है, और नंबर डी आंशिक रूप से अशुद्ध है। तो इसका जो बी है ये बिल्कुल सही होगा, ये बिल्कुल शुद्ध अभिकथन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9, आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 1965 से प्रवृत्त किया गया था। तो ये अभिकथन कैसा है? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, अशुद्ध अभिकथन, क्योंकि ये 1 अप्रैल 1960 से प्रवृत्त हुआ। नंबर बी, अशुद्ध अभिकथन, क्योंकि ये 1 अप्रैल 1961 से प्रवृत्त हुआ। नंबर सी,
अशुद्ध अभिकथन, क्योंकि ये 1 अप्रैल 1962 से प्रवृत्त हुआ। तो ये नंबर सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 1965 से प्रवृत्त किया गया पूरी तरीके से गलत है। यह 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक भारतीय कंपनी सदैव भारत में निवासी है किंतु एक विदेशी कंपनी भारत में निवासी है यदि इसके कार्यों का नियंत्रण एवं प्रबंधन पूर्णतः भारत में स्थित है। तो ये कथन पूरी तरीके से अशुद्ध है। एक बार पुनः देख लें, एक भारतीय कंपनी सदैव भारत में निवासी है किंतु एक विदेशी कंपनी भारत में निवासी है। तो ये कथन वास्तव में पढ़ने पर ही गलत लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वेतन से कटौतियां आयकर अधिनियम की किस धारा में दी गई हैं? तो इसका उत्तर नंबर सी सही है, धारा 16 में। वेतन से कटौतियां आयकर अधिनियम की धारा 16 में वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दोनों कैलेंडर वर्ष और निर्धारण वर्ष 12 माहों की अवधि है किंतु अंतर इस तथ्य में होता है कि आंसर नंबर बी, एक कैलेंडर वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से आरंभ होता है किंतु निर्धारण वर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल से आरंभ होता है। नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 116 के निबंधों में निम्नलिखित एक आय का प्राधिकारी नहीं है। आय का जो प्राधिकारी है कलेक्टर, इसका आय का प्राधिकारी नहीं होता है, तो इसका ये सही आंसर है। नेक्स्ट नंबर 14, संपदा कर अधिनियम 1957 के प्रावधानों के निबंधनों में जानवर और वार्षिकी का अधिकार पर संपत्तियां ये कैसी हैं? तो ये ऑप्शन इस प्रकार है। नंबर ए शुद्ध अभिकथन, नंबर बी अशुद्ध अभिकथन, नंबर सी आंशिक रूप से अशुद्ध अभिकथन क्योंकि जानवर परिसंपत्तियां हैं किंतु वार्षिकी का अधिकार नहीं है, और नंबर डी है आंशिक रूप से अशुद्ध अभिकथन क्योंकि वार्षिकी का अधिकार एक परिसंपत्ति है किंतु जानवर नहीं। तो बी इसका सही ऑप्शन होगा, ये बिल्कुल अशुद्ध अभिकथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निर्धारण वर्ष 2020-21 कब से आरंभ होता है? तो इसका ये सही है, 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 से निर्धारण वर्ष का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू अभिव्यक्ति परिवार UHF संपदा कर के लिए दायी है। ये कथन कैसा है? सत्य है, असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है। तो नंबर सी इसका सही जो है उत्तर होगा, आंशिक रूप से सत्य है। केवल वह HUF दायी है जो मिताक्षरा विधि द्वारा प्रशासित है। प्रत्येक HUF इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शब्द निर्धारिती जो आयकर अधिनियम 1961 में नियोजित की गई वो प्रत्येक व्यक्ति को सम्मिलित करती है। नंबर ए, जिनके संबंध में उसकी आय का निर्धारण करने हेतु कोई कार्यवाही की गई हो। नंबर बी, जो एक निर्धारित होना माना जाता हो। नंबर सी, जिसे व्यक्तिक्रम में एक निर्धारित होना माना जाता है। नंबर डी, उपरोक्त का प्रत्येक एक निर्धारित है। तो ये डी इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, छूटे और अनुतोष आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय 8 में सम्मिलित है। तो ये कथन भी पूरी तरीके से शुद्ध है। छूटे और अनुतोष आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय 8 में सम्मिलित है, ये पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति की किसी पूर्ववर्ती वर्ष में कुल आय सभी आयों को सम्मिलित करती है जो नंबर ए, भारत में प्राप्त की जाती है या प्राप्त की गई मानी जाती है। नंबर बी, उसको भारत में व्युत्पन्न होती है या संचित होती है, या भारत में व्युत्पन्न होना और संचित होना माना जाता है। नंबर सी, उपरोक्त ए और बी दोनों। तो ये दोनों ही, नंबर सी ऑप्शन सही है। एक व्यक्ति की किसी पूर्ववर्ती वर्ष में कुल आय सभी आयों को सम्मिलित करती है। नेक्स्ट नंबर 20, शब्द व्यक्ति या एक वैयक्तिक अभिव्यक्ति हिंदू परिवार
HUF और एक कंपनी को सम्मिलित करना, ये कैसा कथन है? तो नंबर ए सही है इसका, ये बिल्कुल सही कथन है, शुद्ध अभिकथन है। शब्द व्यक्ति और व्यक्ति का अभिव्यक्ति हिंदू परिवार और एक कंपनी को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत का संविधान अनुच्छेद 265 कहता है कि विधि का प्राधिकार के अलावा कोई कर संग्रहित या उद्ग्रहित नहीं किया जाएगा। नंबर बी कहता है कि उद्ग्रहित किए गए करों को संघ एवं राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर सी, झूठ और झूठ के भी उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले में अनुदान के लिए प्रावधान करती है। और नंबर डी, वृत्तियां व्यापारों एवं नियोजनों पर कर अधिरोपित करती हैं। तो इसका ये सही है, ये कहता है कि विधि का प्राधिकार के अलावा कोई कर संग्रहित या उद्ग्रहित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, धारा 10 के निबंधनों में निम्नलिखित आय किसी व्यक्ति की एक पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय की संगणना करते समय अपिवर्जित होगी। तो ये कृषि आय या हिंदू अविभक्त परिवार की आय से एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई धनराशि या इसका एक सदस्य होते हुए अविभाज्य संपदा से आय। नंबर सी है आकस्मिक आय और नंबर डी उपरोक्त सभी आय। तो ये डी ही बिल्कुल सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी आय अपवर्जित होंगे। धारा 10 के निबंधनों में ये सभी आय अपवर्जित होंगी। नेक्स्ट नंबर 23, एक माना गया है कि निर्धारित एक व्यक्ति है जो अन्य व्यक्ति के लिए निर्धारित होना माना जाता है। नंबर बी, अब तक निर्धारित नहीं किया गया है। नंबर सी, निर्धारण के अध्ययन है। नंबर डी, अपनी कर दायित्व के लिए निर्धारित किया गया है। तो ए सही है, निर्धारित जो होता है अन्य व्यक्ति के लिए निर्धारित होना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक पूंजीगत परिसंपत्ति निम्नलिखित के द्वारा अंतरित की जा सकेगी। नंबर ए, विक्रय या विनिमय। नंबर बी, अनिवार्य अर्जन। नंबर सी, ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति में किसी अधिकार का समन। और डी, उपरोक्त सभी। तो जो इसका आंसर होगा वो डी सही होगा, उपरोक्त सभी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आयकर अधिकारी के विनिश्चय या एक आदेश से कोई व्यक्ति नंबर ए, अपीली सहायक कमिश्नर को एक अपील दाखिल कर सकता है। नंबर बी, अपीलों को एक अपील दाखिल जो कमिश्नर को एक अपील दाखिल कर सकता है। नंबर सी, अपीली सहायक कमिश्नर या कमिश्नर को आदेश की प्रकृति पर निर्भर रूप में एक अपील दाखिल कर सकता है। नंबर डी, आयकर अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। तो इसका जो सी है वो सही आंसर होगा, अपीली सहायक कमिश्नर या कमिश्नर अपीलों को आदेश की प्रकृति पर निर्भर रूप से एक अपील दाखिल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, संपदा कर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकथन शुद्ध है? नंबर ए, ये व्यक्तियों, कंपनियों एवं हिंदू अविभक्त परिवारों से मूल्यांकन तिथि को शुद्ध संपदा पर वार्षिक रूप से उद्ग्रहित की जाती है। नंबर बी, यह प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए प्रभावित की जाती है। नंबर सी, 1 अप्रैल 1993 से धनराशि जिसके द्वारा शुद्ध संपदा रुपए 15 लाख के अधिक में होती है का 1% की दर से प्रभावित की जाती है। नंबर डी, उपरोक्त सभी अभिकथन शुद्ध है। ये डी बिल्कुल सही आंसर है। ये सभी अभिकथन बिल्कुल शुद्ध है। नंबर 27, व्यतिक्रम में एक निर्धारित एक व्यक्ति है जो अधिनियम के अधीन कोई कार्य करने के लिए जिम्मेदार है किंतु इसको करने में असफल रहता है। ये कथन पूरी तरीके से शुद्ध है। व्यतिक्रम में एक निर्धारित एक व्यक्ति होता है जो अधिनियम के अधीन कोई कार्य करने के लिए जिम्मेदार लेकिन इसको करने में असफल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आयकर अधिनियम की किस धारा के अधीन अन्य व्यक्तियों की आयकर निर्धारित की कुल आय में शामिल है? इसका डी सही है, धारा 60-65। आयकर अधिनियम की किस धारा के अधीन अन्य व्यक्तियों की आयकर निर्धारित की कुल आय शामिल है? नेक्स्ट नंबर 29, शब्द व्यक्ति सम्मिलित करता है। नंबर ए, एक व्यक्ति
नंबर बी एक हिंदू अविभक्त परिवार, नंबर सी व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का एक निकाय, चाहे नियमित हो या नहीं। तो ये डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आयकर अधिनियम की धारा 50 निम्नलिखित मामलों में पूंजीगत लाभ की संगणना हेतु विशेष प्रावधान प्रावधानित करती है। तो ये इसका सही आंसर है अक्षणीय परिसंपत्तियां, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट नंबर 31, एक व्यक्ति है आयकर अधिनियम के अर्थांतर्गत, तो इसका जो डी सही ऑप्शन होगा, उपरोक्त का प्रत्येक अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक व्यक्ति है। जो एक व्यक्ति है वो प्रत्येक अधिनियम के लिए प्रयोजनार्थ एक व्यक्ति होता है। नेक्स्ट नंबर 32, चालू निर्धारण वर्ष 2020-21 के संबंध में पूर्ववर्ती वर्ष कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी सही होगा, 1/4/2019 से 31/3/2020 तक की अवधि। नेक्स्ट नंबर 33, अंतरण से व्युत्पन्न पूंजीगत लाभ को अल्पावधि पूंजी लाभ कहा जाता है। तो ऑप्शन इस प्रकार है, अल्पावधि पूंजीगत परिसंपत्ति, दीर्घावधि पूंजीगत संपत्ति, अल्पावधि एवं दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्तियां दोनों। नंबर डी पूंजीगत परिसंपत्ति पूंजीगत लाभ के बारे में कोई संगतता नहीं रखती है। तो इसका ए सही ऑप्शन होगा, अल्पावधि पूंजीगत परिसंपत्ति। नेक्स्ट नंबर 34, कृषि कार्य उपकरण और औजार संपदा कर से छूट प्राप्त नहीं है। तो इसका बी सही आंसर होगा, शुद्ध अभिकथन है ये। कृषि कार्य उपकरण और औजार संपदा कर के छूट प्राप्त नहीं है, तो इन सबको छूट मिली हुई है। नेक्स्ट नंबर 35, यदि एक निर्धारित के प्रति भुगतान करना है तो उसका कुल आय से कटौती किया जाना अनुज्ञात है। तो इसका डी सही होगा, उपरोक्त का प्रत्येक निर्धारित के प्रति भुगतान करना है तो उसका कुल आय से कटौती किया जाएगा। तो ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सब शामिल है, चिकित्सा बीमा प्रीमियम, राष्ट्रीय बचत योजना, कतिपय निधियां एवं पूर्व संस्थाएं इत्यादि को अनुदान। नेक्स्ट नंबर 36, पूंजीगत परिसंपत्ति से एक निर्धारित द्वारा धारित किसी प्रकार की संपत्ति तात्पर्य है, चाहे व्यापार या वृत्ति से संबंधित हो या नहीं। तो बी इसका सही ऑप्शन होगा, ये पूरी तरीके से सत्य है। पूंजीगत परिसंपत्ति से एक निर्धारित द्वारा धारित किसी प्रकार की संपत्ति तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मूल्य संवर्धित कर वैट ने भारत में विद्यमान बिक्री कर तंत्र को बदल दिया है। तो ये बिल्कुल शुद्ध अभिकथन है, मूल्य संवर्धित कर यानी वैट ने भारत में विद्यमान बिक्री कर तंत्र को बिल्कुल पूरी तरीके से बदल दिया है। नेक्स्ट नंबर 38, यदि एक निर्धारित परिसंपत्ति का अंतरण इसको करता है तो कोई अंतरण नहीं है और ऐसी संपत्ति का मूल्य अंतरक निर्धारित की शुद्ध संपदा में सम्मिलित किए जाने योग्य है। तो इसका जो आंसर है उपरोक्त में से कोई एक, यानी सम्यक प्रतिफल के लिए अन्यथा पत्नी, नंबर 20 सम्यक प्रतिफल के लिए से अन्यथा अल्पवयस्क बच्चा, पुत्र की पत्नी या पुत्र का अल्पवयस्क बच्चा, सम्यक प्रतिफल के लिए अन्यथा। तो इनमें से कोई एक हो सकता है सभी ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 39, कृषि आय को चिन्हित करें। कृषि आय क्या होती है? ऑप्शन इसके इस प्रकार है, घास पेड़ों बांस फल की सतत वृद्धि से आए। नंबर बी, कृषि प्रयोजनार्थ प्रयुक्त भवन से आए। नंबर सी, ईंट बनाने के लिए मिट्टी के विक्रय से आए, मत्स्य पालन से आए। तो कृषि आय कृषि प्रयोजनार्थ जो भवन में जो सामग्री प्रयोग होती है वो विक्रय होता है, उसी से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर 40, सम्यक कर अधिकारी या अपीली सहायक कमिश्नर या कमिश्नर अपीलों का एक विनिश्चय अपीली अधिकरण के समक्ष चुनौती योग्य है। तो इसका जो आंसर होगा वो नंबर ए सही होगा, आंशिक रूप से शुद्ध, क्योंकि केवल एएसी या कमिश्नर
अपीलों का विनिश्चय अपीली अधिकार के समक्ष चुनौती दिए जाने योग्य है, WTO का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है 41 नंबर, एक अल्पवयस्क पागल या माँ के भूर में बच्चा एक अदाता हो सकेगा। नंबर ए शुद्ध, नंबर बी आंशिक रूप से अशुद्ध, क्योंकि एक पागल इस कारण से अदाता नहीं हो सकता कि वह अपने अस्वस्थ चित्तता के कारण दान की गई संपत्ति को धारित करने से असमर्थ है। नंबर सी आंशिक रूप से शुद्ध, क्योंकि एक अन्य वयस्क संविदा में प्रविष्ट होने की अपनी अक्षमता के कारण एक अदाता नहीं हो सकता। आंशिक रूप से अशुद्ध, क्योंकि एक पागल इस कारण से एक अदाता नहीं हो सकता है कि वह संविदा में प्रविष्ट होने में अक्षम है। तो ये ए बिल्कुल सही है, एक अल्पवयस्क पागल या माँ के भूल में बच्चा एक अदाता हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से क्या एक पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं है। नंबर ए व्यापार, उपभोग भंडारों में से कोई स्कंद या अपने व्यापार या वृत्ति हेतु धारित कच्चा माल। नंबर बी पहनने के वस्त्रों, आभूषण और फर्नीचर को समृद्ध करती हुई चल संपत्ति। नंबर सी कृषि योग्य भूमि। नंबर डी उपरोक्त सभी। तो यही इसका आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, नकद जमा निम्नलिखित में से नकद जमा किस धारा में है। तो इसका जो आंसर होगा नंबर सी होगा, आयकर अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत नकद जमा का वर्णन है। आयकर अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत। नेक्स्ट नंबर 44, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय के मध्य भिन्नता को स्पष्टता अवश्य समझा जाना चाहिए, क्योंकि व्यापार एवं वृत्ति से आय का निर्धारण करने में पूर्ववर्ती लाभ से कटौती योग्य है, किंतु पश्चिमवर्ती नहीं। यही इसका सही आंसर होगा। व्यापार एवं वृत्ति से आय का निर्धारण करने में पूर्ववर्ती लाभ से कटौती योग्य है, किंतु पश्चावर्ती नहीं। प्रयास ये करेंगे कि बिल्कुल सही ऑप्शन पढ़ें, जिससे कि वो माइंड में क्लियर हो जाए। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2/45 परिभाषित करती है कुल आय को। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2/2 परिभाषित करती है कुल आय को। नेक्स्ट नंबर 46, एक निवासी व्यक्ति को एक साधारण निवासी कहा जाता है यदि वो एक इसके ऑप्शन पढ़ने को है, वह 10 पूर्ववर्ती वर्षों में कम से कम 9 वर्षों में भारत में निवासी रहा। नंबर बी, वो सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष की ठीक पूर्ववर्ती 7 वर्षों के दौरान 750 या अधिक दिनों की एक अवधि के लिए भारत में रहा। नंबर सी, यदि यह उपरोक्त ए और बी में उल्लिखित किसी शर्त का समाधान करता है। तो इसका डी सही है, यदि वो उपरोक्त ए बी में उल्लिखित दोनों शर्तों का समाधान कर देता है, यानी 10 पूर्ववर्ती वर्षों में कम से कम 9 वर्ष भारत का निवासी रहा हो और सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष की ठीक पूर्ववर्ती 7 वर्षों के दौरान 750 या अधिक दिनों की अवधि के लिए भारत में रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, आयकर अधिनियम की धारा 35 अब निम्नलिखित के साथ जानकारी पर व्यवहार करती है। नंबर सी इसका सही आंसर है व्यय पर। आयकर अधिनियम की धारा 35 व्यय के व्यवहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, किसी विद्यमान चल या अचल संपत्ति का एक व्यक्ति द्वारा एक अन्य व्यक्ति को किया गया स्वेच्छा प्रतिफल के बगैर अंतरण का गठन करता है। नंबर बी इसका सही ऑप्शन है, एक दान को परिभाषित करता है। किसी विद्यमान चल या अचल संपत्ति का एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को स्वेच्छा प्रतिफल दान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, परिलब्धियों को वेतन के अलावा एक कार्यालय या स्थिति से संबद्ध कोई आकस्मिक लाभ या परिलब्धियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये पूरी तरीके से सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50,
बस यही इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट सेकंड में आपको अगले 50 क्वेश्चन मिलेंगे। निम्नलिखित व्ययों का निर्धारित की कुल आय से कटौती किया जाना अनुज्ञात है। तो नंबर 1 किराया दरें, करों, मरम्मतों एवं व्यापार के लिए प्रयुक्त भवनों का बीमा। नंबर बी मशीनरी, संयंत्र और फर्नीचर का बीमाकरण एवं मरम्मत। नंबर सी अवक्षयन और नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ये बिल्कुल सभी ऑप्शन सही है। नंबर 1 किराया दरें या करों, मरम्मतों एवं व्यापार के लिए प्रयुक्त भवनों का बीमा, मशीनरी, संयंत्र और फर्नीचर का बीमाकरण एवं मरम्मत। नंबर सी अवक्षयन और उपरोक्त सभी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, और बाकी सेकंड पार्ट में आपको बाकी के 50 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। 2-3 बार सुनते हो तो कंफर्म भी हो जाएंगे, और सुनना आवश्यक भी है, क्योंकि जो ये 6 सेमेस्टर है ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स के बैक लग जाते हैं, तो बार बार इसको क्लियर करना भी बहुत ही आवश्यक है। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ओके, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।